गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टाइटल है वसीयत और नामांतरण पूर्ण मार्गदर्शिका, सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले, ड्राफ्ट्स और संपूर्ण कानूनी प्रक्रिया। दोस्तों, ज्यादातर लोग जमीन और जायदाद के मामले में दो शब्दों में उलझ जाते हैं। नंबर एक वसीयत और दूसरा नामांतरण। वसीयत मतलब विल और नामांतरण मतलब म्यूटेशन। लोग ये समझते हैं कि यदि पटवारी के कागजों में या खसरा खतौनी में अगर हमारा नाम चढ़ गया तो हम उसके मालिक हो गए। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 5 ऐसे लैंडमार्क जजमेंट पारित किए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे ऐतिहासिक फैसले दिए हैं जो आपके पैरों के नीचे से जमीन को खिसका सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम न केवल वसीयत और नामांतरण की प्रक्रिया को समझेंगे, बल्कि इन 5 लैंडमार्क जजमेंटों को आप अपने जीवन में किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं इसके बारे में भी हम समझेंगे। जजमेंट तो सर काफी हैं। एक कानून एक समंदर है, उस समंदर के अंदर से मोती ढूंढना जितना एक मुश्किल भरा काम होता है, लेकिन असंभव नहीं है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आखिर में गोताखोर को मोती मिल ही जाते हैं। तो इसी प्रकार से मैं आपके लिए 5 इन लैंडमार्क जजमेंटों को लेकर आया हूं। ये लैंडमार्क जजमेंट जो है किताबों में लिखे हुए हैं, बुक्स में छपे हुए हैं, 15-15, 20-20 पन्नों के जजमेंट है, लेकिन वो हमारे किस काम के। तो एक आम व्यक्ति इन जजमेंटों का उपयोग उसके प्रकरण में किस प्रकार से कर सकता है, इस वीडियो में यही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। आज का वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है। इसके ऊपर जो मैंने ई बुक तैयार की है, कुल 13 अध्यायों में तैयार की है। इसमें अध्याय 7 और 8 बड़े महत्वपूर्ण है, जिसमें वसीयत की ड्राफ्टिंग और वसीयत के लिए जो नामांतरण आवेदन दिया जाएगा उस नामांतरण आवेदन की ड्राफ्टिंग और उस नामांतरण आवेदन के समर्थन में लगने वाला बेनिफिशियरी लाभार्थी वसीयत गृहीता का शपथ पत्र और उसके गवाहों के शपथ पत्र किस प्रकार से तैयार किए जाएंगे उसकी भी मैं आपको जानकारी दूंगा। और इस ई बुक को 13 अध्यायों में मेरे द्वारा बांटा गया है, और 13 अध्याय चालू होने से पहले इसमें कुल 4 भाग मेरे द्वारा बनाए गए। भाग 1, 2, 3 और 4, पहले 4 भाग हैं। उसके बाद फिर विषय सूची और उसके बाद फिर 13 अध्याय चालू होंगे। और 5 जो लैंडमार्क जजमेंट है उसमें नंबर 1 है जितेंद्र सिंह विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य 2021, सवाई सिंह विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य 1999। तीसरा है नरेंद्र सिंह राव विरुद्ध एमपी महेंद्र सिंह राव और अन्य 22 मार्च 2013। और चौथा है बलवंत सिंह दौलत सिंह 1997। और पांचवा है एच वेंकटच अयंगर विरुद्ध बी एन थेम्मा और अन्य 13 नवंबर 1958। ये 5 लैंडमार्क जजमेंट हैं जो वसीयत और नामांतरण से ही संबंधित हैं, और हर एक आम व्यक्ति को और जो वसीयत, संपत्ति, जमीन जायदाद से जुड़े मामले हैं उनको ये जानना बेहद जरूरी है। तो अब मैं आपको आगे की जानकारी सर ई बुक पीडीएफ के अंदर से दूंगा, जो मैंने आपके लिए तैयार करके रखी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अक्सर कई जो व्यूअर्स हैं वो ई बुक खरीदने की प्रक्रिया को लेकर काफी कंफ्यूज रहते हैं कि ये कहां पर प्राप्त होगी। तो ये सर आपको ईमेल आईडी पर प्राप्त होगी। जैसे ही आप भुगतान करेंगे वैसे ही आपकी ईमेल आईडी पर मैसेज आएगा, वहां पर आपको डाउनलोड लिखा दिखाई देगा। जब आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये आपके मोबाइल पर डाउनलोड हो जाएगी, आप इसको वहां पर पढ़ सकते हैं। इस ई बुक पीडीएफ की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको वहां से खरीद भी सकते हैं। आइए अब मैं आपको आगे की जानकारी ई बुक पीडीएफ के अंदर से देता हूं, और बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वसीयत और नामांतरण की पूर्ण मार्गदर्शिका। आइए सर, लेट्स गो। ई बुक का टाइटल है और यही वीडियो का भी टाइटल है, वसीयत और नामांतरण कोष्टक में म्यूटेशन लिखा है मैंने, पूर्ण मार्गदर्शिका, सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले, ड्राफ्ट्स और कानूनी प्रक्रिया। सबसे पहले हम सर बात करते हैं भाग 1 में नामांतरण का सच। जितेंद्र सिंह और बलवंत सिंह का जो केस है इस पे हम चर्चा करेंगे, और इसका पूरा विवरण मैंने ई बुक में आगे लिखा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं नामांतरण यानी म्यूटेशन की। लोग अक्सर सालों तक नामांतरण की लड़ाई लड़ते हैं, सालों तक। लेकिन जितेंद्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2021 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया, क्या साफ कर दिया है सर, कि म्यूटेशन मालिकाना हक का प्रमाण नहीं है। यह केवल राजस्व विभाग के लिए एक एंट्री है ताकि सरकार आपसे लगान वसूल कर सके। ये इस लैंडमार्क जजमेंट में सर बता दिया गया है। इसी तरह बलवंत सिंह 1997 के केस में कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने, ये सभी लैंडमार्क जजमेंट है सर, 5 लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें कहा है कि अगर रिकॉर्ड में नाम चढ़ गया या कट गया तो इससे आपका असली मालिकाना हक ना तो खत्म होता है और ना ही पैदा होता है। असली हक आपकी रजिस्ट्री सेल डेट से आता है। ये उन लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि तहसील में जो है कि गलत आधारों पर नामांतरण कर दिया जाता है,
और जिसका नामांतरण हो जाता है गलत आधारों पर, वो ये सोचता है कि उसको मालिकाना हक मिल गया। तो ये फैसला बड़ा महत्वपूर्ण है, उन लोगों के लिए बड़ी राहत देता है कि जिनके साथ धोखाधड़ी छल कपट हुआ है और उनको सूचना दिए बगैर ही नामांतरण कर दिया गया। हितबद्ध पक्षकारों को सूचना दिए बगैर यदि नामांतरण किया जाता है तो नामांतरण शून्य होगा। इस पे तकरीबन 9 महीने पहले एक मैंने वीडियो अपलोड किया है और 18 सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट उसमें मैंने इसी पॉइंट पर दिए हैं कि यदि हितबद्ध पक्षकार को सूचना दिए बगैर नामांतरण कर दिया गया तो नामांतरण शून्य है। मेरे चैनल पर वो वीडियो भी अपलोडेड है, उसकी स्पेशल ई बुक भी मेरे द्वारा लिखी गई है जो उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। इस वीडियो के नीचे भी मैं उस वीडियो की भी लिंक आपको दे दूंगा और उस ई बुक पीडीएफ की भी लिंक आपको दे दूंगा। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, जरूर देखें सर आप उस वीडियो को। वो मेरे ये केस से संबंधित है जिसकी तैयारी मैंने की थी और मैंने खुद ने 18 जजमेंट सर्च किए थे। तकरीबन 50 सालों के अंदर वो मैंने 18 जजमेंट आप लोगों के लिए निकाल के रखे थे जो इसी मुद्दे पर थे कि हितबद्ध पक्षकार को यदि सूचना दिए बगैर तहसीलदार महोदय के द्वारा नामांतरण कर दिया गया तो नामांतरण शून्य होगा। दोनों की लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। वसीयत का भाग 2, वसीयत की अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा वसीयत की कैसे होती है? एच वेंकटचला केस जो लैंडमार्क जजमेंट है सर्वोच्च न्यायालय का, ये बताता है कि अब आते हैं वसीयत पर। वसीयत केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि 13 नवंबर 1958 का वह ऐतिहासिक दिन याद कीजिए जब ये लैंडमार्क जजमेंट दिया गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने एच वेंकटचला अयंगर बनाम थिमम्मा जम्मा मामले में संदेह के बादल का सिद्धांत दिया। क्या सिद्धांत दिया सर? बड़े गौर से सुनने का सिद्धांत है। कोर्ट ने कहा अगर वसीयत के चारों ओर संदेह है, जैसे वसीयतकर्ता बीमार था नंबर 1, दूसरा उसने अचानक अपने बेटों को छोड़कर किसी बाहरी को जमीन दे दी, तीसरा कोर्ट इसे तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि फायदा पाने वाला व्यक्ति मतलब बेनिफिशरी उन संदेहों को दूर ना कर दे। सिर्फ गवाहों के दस्तखत होने से फर्जी वसीयत असली नहीं हो सकती। ये बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अब हम इसका भाग 3 देखते हैं हमारी ई बुक पीडीएफ का, जो एक व्यक्ति के लिए बड़ा लाभकारी है। जब अधिकारी मनमानी करे, अधिकारी जब मनमानी करे, आपके द्वारा आवेदन दे दिया गया, आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, तब आप सर्वोच्च न्यायालय का इस लैंडमार्क जजमेंट को बताएंगे। सवाई सिंह और सईदा बेगम केस। तीसरा सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने निकल कर आता है, क्या तहसीलदार मालिकाना हक तय कर सकता है? तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बताया गया है कि बिल्कुल नहीं। तहसीलदार केवल रिकॉर्ड अपडेट करने वाला है, वह जज नहीं है, बल्कि मालिकाना हक तय करना केवल सिविल कोर्ट का कार्य है। ये लैंडमार्क जजमेंट में बता दिया गया है। तो उन लोगों के लिए बड़ी राहत की बात है कि जिनके साथ धोखाधड़ी छल कपट हुआ है और तहसीलदार महोदय के न्यायालय में राजस्व कागजातों में उनकी जगह किसी और का नामांतरण कर दिया गया है, तब आप इस लैंडमार्क जजमेंट का हवाला उठाकर इसका महत्वपूर्ण लाभ ले सकते हैं। आप इस जजमेंट को बता भी सकते हैं, तहसीलदार महोदय को भी बता सकते हैं, और सिविल न्यायालय में भी आप जब दावा लगाते हैं तो इसको आप इसमें वहां पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब अगर अभी आपका नामांतरण आपको बिना सूचना दिए बिना नोटिस के काट दिया जाए तो सईदा बेगम बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का फैसला याद रखिएगा। कोर्ट कहता है कि बिना सुनवाई के दिए गया आदेश शून्य है, इसे आप सीधे हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 18 लैंडमार्क जजमेंट 50 सालों के, आप ध्यान रखिएगा 1975 से लेकर 2025 के बीच के 50 सालों के जो लैंडमार्क जजमेंट है सर, इसी टॉपिक पर हैं। हाई कोर्ट ने और सर्वोच्च न्यायालय ने दिए। उनका कलेक्शन मैंने जो किया है, जो पिछला वीडियो मैंने आपको बताया, उसकी लिंक दोनों में आपको दे दूंगा, वहां पर ये जजमेंट भी मौजूद है। अब हम आगे बढ़ते हैं सर। इसमें नोट मैंने इसमें लगाई है सर, यही नोट लगाई है कि यहाँ आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। मैंने एक वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड किया, वही जानकारी मैंने दी है। ये पूरी नोट लगा के मैंने इसके अंदर लिखा है। अब हम इसके आते हैं भाग 4 पर, निष्कर्ष और आपकी रणनीति क्या होगी। इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है मैं आपको बता दूं। नंबर 1 है, खतौनी में नाम चढ़ने से चैन की नींद मत सोइए, अपनी रजिस्ट्री और चेन ऑफ डॉक्यूमेंट संभाल कर रखिए। दूसरा है, वसीयत बनवाते समय वीडियो रिकॉर्डिंग और मेडिकल सर्टिफिकेट जरूर लगाएं ताकि संदेह के बादल ना बने। तीसरा है, कानून उनके लिए है, किनके लिए है? जो जागरूक हैं। मेरी इस बुक में वसीयत और नामांतरण पूर्ण मार्गदर्शिका में मैंने इन सभी फैसलों के ड्राफ्ट और विस्तार से प्रक्रिया समझाई है। यदि आप भी अपनी जमीन को सुरक्षित करना चाहते हैं तो यह जानकारी आपके लिए अनिवार्य है और महत्वपूर्ण है। अब हम 5 जजमेंटों की ओर चलते हैं, जिन जजमेंटों में सर ये बताया गया है कि ये आपके लिए किस प्रकार से उपयोगी हो सकते हैं, आप स्वयं इनका किस प्रकार से लाभ ले सकते हैं। उसमें नंबर 1 जजमेंट है, जितेंद्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2021 का है। इसका जो निष्कर्ष है
इस जजमेंट में सर्वोच्च न्यायालय ने बताया है कि नामांतरण से मालिकाना हक पैदा नहीं होता, यह केवल लगान टैक्स वसूल करने की एक प्रशासनिक प्रक्रिया है। यदि आपके साथ ऐसा कोई मामला बनता है कि आप असल मालिक हैं, रजिस्ट्री आपके पास में है, या हिबानामा दान पत्र आपके पास में है, या हक त्याग पत्र आपके पक्ष में कर दिया गया है, या वसीयत आपके पक्ष में कर दी गई है, ये नामांतरण के जो तरीके हैं, आधार हैं, या मुस्लिम विधि के तहत मौखिक हिबानामा आपको कर दिया गया है, या याददाश्त पारिवारिक बंटवारे नामे के आधार पर आपका नामांतरण हुआ है, या पारिवारिक बंटवारे नाम के आधार पर आपका नामांतरण हुआ है, जो भी वैलिड आधार है, और अचानक आपको पता लगता है कि उसमें से आपका नाम काटकर किसी थर्ड पार्टी का नाम उसमें कर दिया गया है। जब आप खसरा B1 नकल की प्रमाणित कॉपी निकालते हैं तो आप चौंक जाते हैं, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, आप घबरा उठते हैं। तो आप घबराइए नहीं, ये जो लैंडमार्क जजमेंट है जिन्हें जितेंद्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2021 का, वो यही बताता है कि मालिकाना हक पैदा नहीं होता है सर, किसी का नाम अगर उसमें चढ़ जाता है तो यह केवल लगान टैक्स वसूल करने की एक प्रशासनिक प्रक्रिया है। अब एक आम व्यक्ति इसको किस प्रकार से उपयोग कर सकता है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जजमेंट को यदि हमने इस एंगल से समझा, इस नजरिए से समझा कि हम उसको अपने जीवन में उपयोग कर सकें, तो ही तो सर हमारे लिए वो लाभप्रद होगा, वरना किताबों में तो लिखा हुआ है हमारे किस काम का। अब मैं आपको वही बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। यदि कोई केवल खतौनी में नाम होने के आधार पर आपकी जमीन का मालिक होने का दावा करे, तो आप इस केस का हवाला देकर उसके दावे को चुनौती दे सकते हैं। कहां पर दे सकते हैं? आप तहसीलदार महोदय के न्यायालय में भी आप इसका हवाला दें। और उसके अलावा आपके पास फिर अगला नेक्स्ट स्टेप बनती है कि आप जिस आधार पर मालिक हैं, उसके आधार पर आप कोर्ट में डिक्लेरेशन सूट आप लगा सकते हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 34 के तहत यह अधिकार दिया गया है कि जो भी व्यक्ति अगर संपत्ति पर किसी भी प्रकार का अधिकार रखता है, तो अपने अधिकार की घोषणा वहां से करवा ले। अब चूंकि आपके पास अधिकार है, कौन से अधिकार है? या तो आप रजिस्ट्री के आधार पर मालिक हैं, या आप वसीयत के आधार पर मालिक हैं, या आप हक त्याग पत्र के आधार पर मालिक हैं, या आप पारिवारिक बंटवारे के आधार पर मालिक हैं, या आपको दान पत्र दिया गया है, हिबानामा दिया गया है, मुस्लिम विधि के तहत मौखिक हिबा किया गया है, जो भी आधार आपके पास ग्राउंड हो, उसके आधार पर आप डिक्लेरेशन सूट लगा सकते हैं। तो वहां पर ये लैंडमार्क जजमेंट बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और जैसा आप जब देखेंगे कि आपके पास वैलिड ग्राउंड है, तो जितेंद्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश 2021 का लैंडमार्क जजमेंट वो देखेंगे तो उम्मीद है और पूर्ण विश्वास है कि जीत सत्य की होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं सर। सवाई सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य, निष्कर्ष इसका क्या है? तहसीलदार या राजस्व अधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि वह जमीन के मालिकाना हक का फैसला करें। यदि दो पक्षों में कोई विवाद पैदा हो जाता है टाइटल को लेकर, तो तहसीलदार महोदय वहां पर कार्रवाई रोक देंगे। अगर नहीं रोकते हैं तो आप ये न्याय दृष्टांत सूची अनुसार पेश करें, आवेदन लगाएं कि माननीय न्यायालय, ये मेरे मालिकाना हक की जमीन है, मैं इसका मालिक हूं, मेरे आधार ये हैं, और ये व्यक्ति गलत आधारों पर नामांतरण करवा रहा है, तो इसको आप रोक दिया जाए और इसका नामांतरण नहीं किया जाए। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? आप सिविल न्यायालय में आ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा है सर लैंडमार्क जजमेंट। अच्छा, इसको आम व्यक्ति के लिए उपयोग किस प्रकार से होगा? सवाई सिंह का बता दूं, यदि तहसीलदार महोदय गलत तरीके से आपका नाम काटकर किसी और का नाम चढ़ा देता है, तो आप इस फैसले के आधार पर कह सकते हैं कि तहसीलदार ने अपनी कानूनी सीमा का उल्लंघन किया गया है। मतलब तहसीलदार महोदय ने जो एक ही विधि अनुसार जो कार्य करना था उसको नहीं किया गया है। तो आप जब सिविल न्यायालय में इसको चुनौती देंगे, तो पहला CCPC का नोटिस भी दिया जाएगा, सिविल प्रक्रिया संहिता 1960 के तहत। राजस्व अधिकारियों के खिलाफ अगर आप किसी भी प्रकार के दावे मुकदमे की कार्रवाई करते हैं तो नोटिस दिया जाएगा। उसमें तहसीलदार महोदय, नायब तहसीलदार महोदय, SDM महोदय, कलेक्टर साहब, इन सबको नोटिस दिया जाएगा। 2 माह का समय दिया जाएगा, उनसे निवेदन किया जाएगा। यदि उस त्रुटि को दूर कर लेते हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं करते हैं तो फिर आप समय सीमा पूर्ण होने के बाद सिविल न्यायालय में आप दावा पेश कर सकते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 34 के तहत। अब हम आगे बढ़ते हैं सर। नरेंद्र सिंह राव बनाम AVM महेंद्र सिंह राव 2013 का, यह भी बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है। वसीयत को कानूनी रूप से प्रमाणित करना अनिवार्य है। बिना साक्ष्य और उचित प्रक्रिया के वसीयत मान्य नहीं होती। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमने वसीयत को रजिस्टर्ड करवा लिया तो अब तो हम अजय और अमर हो गए। तो ये बात मान लें सर आप कि वसीयत को लिखाने के बाद भी आपको उसको यदि कोर्ट में मुकदमा जाता है तो साबित करने का भार सर आप ही को होता है, जिसको कहते हैं सर, जिसको कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ। वसीयत कितनी तरीके से लिखी जा सकती है? वसीयत आप हाथ से भी लिख सकते हैं, सादे कागज पर, होलोग्राफिक। आप वसीयत को टाइप करवा कर, लिखवा कर नोटरी वकील साहब से नोटरी भी करवा सकते हैं।
तीसरा, आप रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत आप उसका रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। ये तीनों तरीके हैं। अब तीनों तरीकों में यदि कोई विवाद नहीं होता है तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। आपके हाथ की लिखी हुई वसीयत को भी कोई चुनौती नहीं देगा, आपका नामांतरण हो जाएगा, आप मालिक बन जाएंगे, आप उसका उपभोग करें बतौर मालिक बनकर। लेकिन यदि उसको चुनौती दे दी गई, कोर्ट में मामला अदालत में आ गया, तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर होगा, आपको साबित करना होगा। इसी दशा में चाहे रजिस्टर्ड वसीयत हो, चाहे नोटरी वकील साहब से अटेस्ट की हुई वसीयत हो, चाहे आपके हाथ हाथ की लिखी वसीयत हो, तीनों एक ही कैटेगरी में खड़ी हो जाती हैं सर। बहुत से बहुत उसमें यह जरूर माना जाता है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत अगर रजिस्टर्ड करवाई गई है तो उसमें सभी कानूनी औपचारिकताओं का पालन किया गया होगा, लेकिन फिर भी बर्डन ऑफ प्रूफ सर आपके ऊपर रहता है। फर्जी वसीयत के आधार पर कब्जा करना चाहता है तो यह केस आपको सिखाता है कि कोर्ट में इस वसीयत की वैधता को कैसे चुनौती दें। चौथा लैंडमार्क जजमेंट आता है सर हमारा बलवंत सिंह बनाम मुलायम सिंह 1997 का। इसमें क्या निष्कर्ष दिया गया है सर? राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होना या कटना मालकाना हक को खत्म नहीं करता है। असली हक टाइटल, डीड और रजिस्ट्री से तय होता है। और जो मैंने आपको 5-6 आधार अभी गिनाए थे, उसी आधार पर आम व्यक्ति किस प्रकार से इसका उपयोग कर सकता है। यदि किसी प्रशासनिक गलती से आपका नाम सरकारी रिकॉर्ड से हट गया है तो डरे नहीं, इस केस का उपयोग करके आप अपना मालकाना हक बरकरार रख सकते हैं। और पांचवा और अंतिम लैंडमार्क जजमेंट है सर्वोच्च न्यायालय का एच वेंकटचला अयंगर बनाम बी एन थिमम्मा जम्मा 1958 58। इसमें क्या निष्कर्ष दिया गया है? वसीयत को साबित करने का सबसे बड़ा नियम, यदि वसीयत संदिग्ध है तो उसे साबित करने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है जिसे वसीयत से फायदा हो रहा है। आम व्यक्ति कैसे उपयोग करेगा सर इसका? यह सबसे महत्वपूर्ण हथियार है। अगर कोई संदिग्ध हालत में लिखी गई वसीयत पेश करता है तो आप कोर्ट में कह सकते हैं कि संदेह के बादल छांटना लाभार्थी का काम है, आपका नहीं। अब इसमें एक वकील साहब की जो भूमिका होगी, उसमें वकील साहब ये दलील भी दे सकते हैं। उसमें 3 दलीलें मैंने इसमें बनाई है। इसमें नंबर 1 है कि जब आपका कोर्ट में केस हो तो अपने वकील साहब से इन फैसलों को, साइटेशनों को अपनी दलीलों में आप शामिल करवाएं। जज इन पुराने फैसलों को मानने के लिए बाध्य होते हैं क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के लैंडमार्क जजमेंट है सर। दूसरा है नोटिस का जवाब। यदि तहसीलदार महोदय आपको नोटिस भेजता है तो आप अपने लिखित जवाब में लिख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जितेंद्र सिंह के केस में कहा है कि म्यूटेशन मालकाना हक नहीं है, इससे अधिकारी पर दबाव बनता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 6 नियम 15 है, उसके तहत जब भी आप आवेदन लिखें, दावा लिखें, तो उसमें आप जजमेंट का उल्लेख ना करें। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है ताकि आपको पता लग सके। वहां पर आप इस बात को लिखें और साथ में एक सूची बनाकर इस साइटेशन की फोटोकॉपी आप उनके सामने पेश करें, चाहे तहसीलदार साहब हो चाहे कोर्ट हो। ये आप जरूर ध्यान रखें। इसमें तीसरा आता है सर हमारा समझौते में उपयोग। यदि कोई आपको फर्जी कागजों से डरा रहा है तब आपको क्या करना है सर? आप इसे इन कानूनों की जानकारी देकर कानूनी लड़ाई के लिए तैयार रहने की चेतावनी दें। नोटिस भेज दें आप वकील साहब से, वकील साहब को करके। सर मैंने आपको 5 लैंडमार्क जजमेंटों की जानकारी दी है। अब मैं आपको ई बुक पीडीएफ में जो अध्याय दिए गए उन 13 अध्यायों से परिचित करा देता हूं। बड़े महत्वपूर्ण अध्याय हैं जो संपूर्ण मार्गदर्शिका के रूप में इस ई बुक पीडीएफ में लिखे हैं। उन अध्याय नंबर 1 में कि नामांतरण का परिचय, कि आखिर नामांतरण क्या होता है सर। नामांतरण आप जानते हैं कि जिसे कोई व्यक्ति मालिकाना हक प्राप्त करता है, चाहे रजिस्ट्री से हो या गिफ्ट से हो या वसीयत से हो, जो भी आधार हो, तो वो नाम या फौती नामांतरण, एक मैं कहना भूल गया था शुरुआत में, अब बता दूं मैं कि जैसे किसी के पिता की मृत्यु हो गई है तो उसकी संतान जब नामांतरण का आवेदन देती है तो उसे फौती नामांतरण का आवेदन किया जाता है। वो सब डिटेल भी मैंने इसके अंदर लिखी हुई है। जैसे आवेदन दिया जाता है तो तहसीलदार महोदय नोटिस जारी करते हैं। पटवारी महोदय की उसमें शजराए खानदान की रिपोर्ट मंगवाई जाती है। रिपोर्ट मंगवाने के बाद पटवारी महोदय आस पड़ोस के सब जानकारी लेकर पंचनामा बनाकर पेश करते हैं। उनका फौती नामांतरण उनके पिता के स्थान पर कर दिया जाता है। यहाँ पर आप ध्यान रखें सर, एक अभी लेटेस्ट केस मेरे सामने आया था कि एक व्यक्ति की 2013 में उसके पिता की मृत्यु हुई। उनके द्वारा फौती नामांतरण का आवेदन तहसीलदार महोदय के समक्ष दिया गया। तहसीलदार महोदय ने पटवारी साहब से रिपोर्ट मंगवाई। अब पटवारी साहब ने उस रिपोर्ट में उस व्यक्ति का नाम देवी सिंह लिख दिया, जबकि उसका सही नाम था देवकरण। उसके आधार कार्ड में, उसके पैन कार्ड में, उसकी समग्र आईडी में, उसकी बैंक की पासबुक में, उसके मतदाता कार्ड में, सभी जगह देवकरण लिखा हुआ था। अब 13 से लेकर अभी तक तकरीबन 12 साल बीत गए। अब 12 साल में उसको नुकसान क्या हुआ इस छोटी सी गलती का, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ वीडियो के बीच में कि आप भी खास तौर से ध्यान रखें। अब जब भी गवर्नमेंट का जो मुआवजा आता है, जैसे फसल नुकसान हो गई, ये कोई भी मुआवजा आता है तो वो उसके खाते में नहीं आता। क्यों? क्योंकि जब वो खाता लगाता है
तो वहां से ये रिपोर्ट आती है कि ये तो कोई देवी सिंह है और ये देवकरण अलग व्यक्ति है, वो क्या करेगा सर। तो फिर आपको नामांतरण, वो 15-12 साल बाद उसकी नींद खुली सर, वो फिर 12 साल बाद फिर वो मेरे पास आया। फिर मैंने आगे कानूनी कानूनी कार्रवाई की। अभी तो 115 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के तहत हमने आवेदन पेश किया है एसडीएम महोदय के यहाँ, वहां से वो तहसीलदार महोदय को दिया गया। आप तहसीलदार महोदय वहां से पटवारी महोदय से रिपोर्ट मंगाएंगे। उम्मीद है उसका काम यहीं से हो जाए, लेकिन अगर यहाँ से नहीं होता है तो फिर आगे की कानूनी कार्रवाई करना होगी सर। वो फिर जो भी कंडीशंस बनेगी वो फिर देखी जाएगी। लेकिन मेरा बताने का मकसद यही है बीच में कि आप लोग भी ध्यान रखिए, जब भी आप फोती नामांतरण कराएं तो आप अपने आधार कार्ड की कॉपी पटवारी महोदय को जरूर दे दें कि इसमें हमारे सही नाम आप लिखिएगा। क्यों? क्योंकि यदि उन्होंने गलत लिख लिए तो खसरा बीवन और आपकी ऋण पुस्तिका में वही नाम चढ़ जाएंगे। फिर वो नाम अलग बोलेगा और वो नाम अलग बोलेगा, तो ये आपको भारी समस्या का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता ही है कि कई बार वो रिपोर्ट मांगते हैं, पंचनामा मांगते हैं। अब जैसे किसी का नाम उदाहरण के तौर पे राजकुमार है, तो उसको पूरे गांव में या पूरे मोहल्ले में राजू नाम से पहचानते हैं। अब पटवारी महोदय ने उसमें लिख लिया राजू। अब जब राजू लिख लिया तो खसरा बियोन नक्शा ऋण पुस्तिका में भी राजू लिखा गया। अब उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में सब में राजकुमार है, तो फिर आपको वही समस्या का सामना करना पड़ेगा। आप कितनी भी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे। आप जब उसको बेचने भी जाएंगे सर, तब भी आपको दिक्कत जाएगी। रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्ट्रार साहब यही कहेंगे कि आपका आधार कार्ड में अलग नाम है और इसमें अलग नाम है, आपकी रजिस्ट्री को रोक दिया जाएगा, होल्ड पे रख दिया जाएगा। या तो आप पहले सभी दुरुस्त करा के आप रजिस्ट्री पेश करें, वरना फिर होल्ड पे रख दिया जाएगा। एक रजिस्ट्री ऐसी आई थी सर, उसमें पिताजी का नाम गलत था और कई नाम अलग अलग प्रकार से लिखे गए थे। तो बाद में फिर सारे नाम सही करवाए गए, उसके बाद होल्ड हटाया गया और रजिस्ट्री की कार्रवाई संपन्न कराई गई। ये बीच में मैंने महत्वपूर्ण जानकारी एक व्यवहारिक प्रैक्टिकल ज्ञान के आधार पर आपको दे दी है। अब हम इसमें देखते हैं सर, अध्याय नामांतरण तो हो गया सर हमारा एक, कि कानूनी सत्य क्या नामांतरण से मालकाना हक मिलता है। अध्याय नंबर 1 है सर ई बुक पीडीएफ का। दूसरा है पिता की वसीयत और नामांतरण में क्या विशेष सत्र है। इसमें बताया गया है कि रजिस्टर्ड विल, क्या वसीयत के बाद रजिस्ट्री अनिवार्य है, इस भ्रम और सच्चाई को उसमें उजागर किया गया है। दूसरा है प्रोबेट की प्रक्रिया और इसकी आवश्यकता कब होती है। जब विवाद होता है सर तभी प्रोबेट की आवश्यकता होती है, वरना सब कुछ अगर सही है तो आपस में राजी खुशी से हमारा काम हो जाता है। जो प्रोबेट याचिका की महत्वपूर्ण जानकारी भी मैंने दी है। अध्याय 3 में आता है सर वसीयत के साथ लगने वाले आवश्यक दस्तावेज। ये मैंने इसमें बताए ई बुक पीडीएफ में। इन सभी पे सर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं सिर्फ ई बुक पीडीएफ से आपको परिचय इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको पता लग सके कि इसमें क्या क्या दिया गया है। इन पे मैं फिर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यदि इसी वीडियो में मैं सारी जानकारी दूंगा तो सर तकरीबन 4 या 5 घंटे लंबा हमारा वीडियो हो जाएगा। इसलिए मैं संक्षिप्त जानकारी आपको दे रहा हूँ। अध्याय 5 में अध्याय 3 में वसीयत के साथ लगने वाले आवश्यक दस्तावेज, वसीयत के गवाहों की भूमिका और अन्य उत्तराधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी। अध्याय 4 में सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट। अध्याय 5 में नामांतरण के अन्य प्रकार और प्रक्रिया, जिसमें फोती नामांतरण और पंजीकृत बेनामा, उपहार विलेख और हक त्याग, इसके बारे में जानकारी दी गई है। अध्याय 6 में आवेदन की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप गाइड, तहसीलदार या पटवारी के पास आवेदन कैसे करें, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया भी इस ई बुक पीडीएफ के अंदर दी गई है। अध्याय 7 में आता है ड्राफ्टिंग वसीयत और नामांतरण आवेदन की, इसके बारे में मैं जरूर आपको अभी आगे जानकारी दूंगा। और अध्याय 8 में शपथ पत्र और कानूनी ड्राफ्ट। और अध्याय 9 में सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट जो मैंने आपको बताए थे। अध्याय 10 में आपत्तियां और उनका सामना, यदि आपके सामने कोई आपत्तियां कर दी जाती हैं कि यदि परिवार का कोई सदस्य वसीयत कोई चुनौती दे देता है तब आपको क्या करना पड़ेगा। विवादित नामांतरण की सुनवाई और उसमें एविडेंस की क्या मामले होंगे वो भी इसमें लिखा हुआ है। अध्याय 11 में अपील और पुनरीक्षण और अध्याय 12 में चेक लिस्ट और निष्कर्ष इसमें दिया गया है। और अध्याय 13 में ये पांचों लैंडमार्क जजमेंट जो है उनकी संक्षिप्त सार और निष्कर्ष लिखा गया है। उसके बाद सर प्रस्तावना आती है इसमें, और उसके बाद आता है सर डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर में आपको बता दूं ये एक बुक पीडीएफ है आपके स्वयं के उपयोग के लिए। इसे आप किसी कोर्ट में पेश नहीं कर सकते, किसी सरकारी दफ्तर में पेश नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर जो महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियां दी हैं उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे लैंडमार्क जजमेंट है, आप ओरिजिनल बुक में से फोटोकॉपी कराएं या ओरिजिनल बुक कोर्ट में जैसे आपके समक्ष पेश कर सकते हैं। या इसमें जो कानूनी धाराएं या जो कानूनी न्याय सिद्धांत दिए गए उनका उपयोग आप कोर्ट में कर सकते हैं। ये अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं सर, मेरा चैनल और मेरी ई बुक पीडीएफ कोई दावा नहीं करते हार और जीत का। ये सिर्फ आप लोगों को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने का मेरा प्रयास है कि एक व्यक्ति घर में बैठ के परेशान होता रहता है और सोचता रहता है कि अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे। तो आपकी इन समस्याओं को, इन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के उद्देश्य से ही मेरे द्वारा वीडियो भी बनाया जाता है और ये पीडीएफ भी लिखा जाता है। ये पीडीएफ क्या है सर? ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन पीडीएफ है सर। इसको आप हल्के में न लीजिएगा, ये विभिन्न कानूनों का संग्रह है।
ये जो 5 न्याय दृष्टांत मैं ढूंढ के लाया हूं, ये इतनी आसानी से मिलने वाले नहीं होते हैं, क्योंकि कानून एक बड़ा समंदर है। जब आप एक साइटेशन को सर्च करते हैं तो हजारों उसी टॉपिक पे साइटेशन आपको प्राप्त होती हैं। आपको उनको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपको घंटों या दिनों या महीनों की मेहनत को मैंने आपके लिए आसानी के साथ इस पीडीएफ में आपके लिए उपलब्ध करा दिया है, जो एक क्लिक करके आप इसको अपने घर पर, अपने मोबाइल पर प्राप्त कर सकते हैं और आसानी के साथ आपकी परेशानियों में इसका इस्तेमाल करके उनको दूर कर सकते हैं। ये एक प्रयास है सर, कोशिश है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। अब हम आगे बढ़ते हैं सर इसमें। वैसे तो सर इस ई बुक पीडीएफ का हर अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं 6, 7, 8 पे आपका मुख्य फोकस करा देता हूं, जो आपको काफी राहत प्रदान कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप क्या होगी। नंबर 1 है सर तहसीलदार मतलब पटवारी के पास ऑफलाइन आवेदन देना। हाथ से आप आवेदन टाइप करवा लें। आपका जो भी आधार है नामांतरण का, वो आधार उसमें आप लिख दें। उसके साथ उस आधार की कॉपी, जैसे रजिस्ट्री, वसीयत, हिबानामा, पोती नामांतरण है तो मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना होगा। ये सब लगा के, शपथ पत्र लगा के आप आवेदन दे दें। दूसरी स्टेप होगी दस्तावेजों का संलग्नीकरण, मतलब अटैचमेंट करना होगा दस्तावेजों का। तीसरा है पटवारी लेखपाल की रिपोर्ट इसमें मंगवाई जाएगी। उस समय आपको जागरूक रहना है, जो आपके आधार कार्ड में नाम लिखा वही आपको लिखवाना है। चौथा है तहसीलदार कोर्ट में पेशी आपकी होंगी, आपके बयान होंगे और उसके बाद आदेश और अमल उसमें कर दिया जाएगा। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी आवेदन दिया जा सकता है, उसकी भी प्रोसेस इसमें मैंने लिखी है, आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। और महत्वपूर्ण सावधानी आप देख लें इसमें, जो मैं बता दूं। आमतौर पर रजिस्ट्री के 45 दिनों के भीतर या मृत्यु के तुरंत बाद नामांतरण के लिए आवेदन कर देना चाहिए। देरी होने पर जुर्माना लग सकता है। इश्तेहार की जांच, आवेदन के बाद तहसीलदार महोदय के नोटिस बोर्ड पर नजर रखें। सुनिश्चित करें कि पटवारी महोदय ने इश्तेहार सही समय पर जारी किया। 15 दिन का समय दिया जाता है इसमें सर। प्रमाणित प्रतिलिपि, इसमें नामांतरण होने के बाद नई खतौनी या अधिकार अभिलेख की प्रमाणित प्रति जरूर आप प्राप्त करें आवेदन लगाकर, ताकि आपको पता लगे कि नामांतरण हो चुका है। अब आते हैं सर हम ड्राफ्टिंग, वसीयत और नामांतरण आवेदन पर। प्रारूप नंबर 1 है वसीयत के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन। ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है और अध्याय है, और हर आम व्यक्ति को इसकी अक्सर आवश्यकता पड़ती है। तो जब आप आवेदन तैयार करें तो आपको किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे ऊपर आपको लिखना है न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय, जो भी आपका जिला और राज्य है। ये आप घर बैठे भी तैयार कर सकते हैं। आप चाहे तो हाथ से लिट से भी लिख कर दे सकते हैं, मगर अक्षर सुंदर हो और साफ और स्वच्छ हो और पढ़ने में आ जाए। ऐसा ना हो कि वो कीड़े मकोड़े हो और देखने वाला देख देख के परेशान हो जाए कि आखिर ये लिखा क्या गया है। इससे बेहतर आप टाइप करा लें। 20 रुपए पेज या 30 रुपए पेज टाइप लगता है, वो टाइप वाले से आप जाके टाइप करा लें। लेकिन यहाँ ये भी स्वतंत्रता है कि यदि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो आप हाथ से भी लिख कर दे सकते हैं। विषय में आपको लिखना है वसीयत के आधार पर नामांतरण को कोष्टक में दाखिल खारिज कराने हेतु आवेदन पत्र। अब यहाँ वसीयत का मैंने उदाहरण करके लिखा हुआ है। अभी जो 7 ग्राउंड मैंने आपको बताए थे, आपका जो भी ग्राउंड हो आप यहाँ लिख दें। जैसे पोती नामांतरण है, रजिस्ट्री के आधार पर है, हक त्याग पत्र है, गिफ्ट डीड के जरिए है, हिबा नामे के आधार पर है, मुस्लिम विधि के तहत मौखिक हिबा नामे के आधार पर है। जो भी आधार हो, 7-8 आधार है, आपका जो भी आधार है आप यहाँ लिख दें। आवेदन, यहाँ पे अपना पूरा नाम पता लिखें आप, जो आधार कार्ड में लिखा हुआ है। बनाम इसमें विरुद्ध आप लिख दें मध्य प्रदेश शासन द्वारा पटवारी महोदय ग्राम, जो आपका बनता है। ये आप जो है कि अगर आप नगर पालिका में दे रहे हैं तो आप सीधा सट आप आवेदन ही दे दें, कोई जरूरी नहीं विपक्षी में लिखा जाए। लेकिन यहाँ पर अक्सर पटवारी महोदय की रिपोर्ट आती है और इसमें आएगा सर नीचे माननीय महोदय निवेदन है कि नंबर 1 ग्राम पटवारी हल्का नंबर तहसील में जगह छोड़ दी है मैंने, स्थित भूमि खसरा नंबर, कुल रकबा हेक्टेयर भूमि, मृतक का नाम के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। या उदाहरण में वसीयत का और फोती नामांतरण का लेके चल रहा हूं। आप आपके हिसाब से जो भी कंडीशन और परिस्थिति यहाँ पर आप लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट आएगा सर हमारे आवेदन की ड्राफ्टिंग का, या कि मृतक का नाम लिख दें, आवेदक से जो आपका रिश्ता लिख दें, जैसे पिता है जिनका स्वर्गवास दिनांक लिख दें को हो चुका है, मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है। तीसरा ड्राफ्टिंग का पेरा आएगा यह कि मृतक ने अपने जीवन काल में पूर्ण होशो हवास में दिनांक को, जो भी दिनांक हो, एक वसीयत पंजीकृत आबलिक अपंजीकृत जो भी आपकी हो, अगर अपंजीकृत है तो वो, पंजीकृत है तो वो उल्लेख कर दें, आवेदक के पक्ष में निष्पादित की थी। ये ध्यान रखिएगा सर, इन पॉइंटों का आवेदन में लिखना बहुत जरूरी है। यदि आप इन महत्वपूर्ण पॉइंटों को छोड़ देते हैं तो फिर आपको बाद में फिर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फिर बाद में प्रोसेस रुकती है, फिर बाद में आपको इनको अमेंडमेंट करना पड़ता है, फिर लगाना पड़ता है। इसलिए आपका प्रकरण अनावश्यक डिले ना हो, इसलिए आप इनको प्रारंभ में ही ध्यान रखें। अब हमारा चौथा पेरा आएगा इसमें, यह कि उक्त वसीयत के अनुसार उपरोक्त वर्णित भूमि का पूर्ण अधिकार अब आवेदक को प्राप्त हो चुका है। पांचवा पेरा आएगा यह कि वसीयत के आधार पर आवेदक का नाम राजस्व रिकॉर्ड खतौनी में दर्ज किया जाना न्याय संगत है।
तो ये आपका आवेदन की ड्राफ्ट सर कंप्लीट हो चुकी है। ये महत्वपूर्ण पेरा है जो हमें आवेदन में लिखना जरूरी है। अब इसमें अंत में आती है हमारी रिलीफ और प्रार्थना, वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। प्रार्थना में आप क्या लिखेंगे? अतः श्रीमान से निवेदन है कि मृतक के स्थान पर आवेदक का नाम वसीयत के आधार पर नामांतरण करने की कृपा करें। ये आपको प्रार्थना में लिखना है। यह वसीयत का मैं उदाहरण लेके चल रहा हूं, जो भी आपके 6-7 ग्राउंड में से जो भी आप इसमें ले सकते हैं। अब वसीयत के बयानों का प्रारूप क्या होगा, इसको हम देख लेते हैं। गवाह का वसीयत के, क्योंकि वसीयत को प्रमाणित करने के लिए गवाहों के बयान अनिवार्य होते हैं सर। यह प्रारूप पटवारी या तहसीलदार के सामने आप पेश कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको आपके मामले की कंडीशन और परिस्थिति के हिसाब से आपके वकील साहब से सलाह मशवरा करने के बाद इसमें कुछ संशोधन होंगे, वो करने के बाद आप इसको पेश कर सकते हैं। लेकिन एक आइडियल ड्राफ्ट है जो आपको एक खाका प्रदान करती है, एक आपको मजबूत आत्मविश्वास प्रदान करती है कि हाँ, हम आखिर आप जाएंगे तो किस रूप में जाएंगे। तो आपको ये रूप जरूर अपनाना चाहिए जो आपको कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाएगा। नंबर 1 है सर बयान, स्टेटमेंट ऑफ विटनेस में पूरा गवाह का नाम, पिता, उम्र, जाति, निवासी लिख दें आधार कार्ड के हिसाब से। शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि नंबर 1, यह कि मैं वसीयत करता कोष्टक में मृतक का नाम लिखें को व्यक्तिगत रूप से जानता था। दूसरा है यह कि दिनांक को मृतक का नाम जो भी हो ने मेरे और एक अन्य गवाह दूसरे का नाम की उपस्थिति में अपनी वसीयत पर हस्ताक्षर आबलिक अंगूठा निशानी बनाई थी। ये जरूर लिखें सर आप। दूसरा पेरा आएगा, ये नहीं तो वरना सर ये छोटी छोटी बातें हैं, ये इतने ज्यादा फिर उलझन पैदा कर देती हैं कि शायद आप कभी सुलझ भी ना पाए। ये वो छोटी छोटी बातें वसीयत के संबंध में, वह जो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 है उसकी धारा 59 और 63 को आप खोल के देख लेना किताब के अंदर। उसमें बताया गया है कि वसीयतकर्ता का स्वस्थ चित्त और बालिग होना जरूरी है। 63 में 2 गवाहों की उपस्थिति और वसीयतकर्ता उन गवाहों के सामने दस्तखत करे और दस्तखत उन जो गवाह है वो वसीयतकर्ता के समक्ष दस्तखत करें और वसीयतकर्ता उनको बता भी दे कि जो भी उसका रिश्ता लगता है उनसे कह दे कि भाई ये वसीयत मैंने मेरे बेटों को की है और इसमें मैंने ये लिखा, वो भी पढ़ ले। क्यों? क्योंकि सर शिकायापूत कचहरी नहीं चढ़ता। जब मामला अदालत में पहुंच जाएगा और यदि आपने गवाहों को नहीं बताया और आपने गवाहों से सिर्फ यह कहकर दस्तखत करा लिए कि अरे भाई आपको क्या लेना देना, आप तो दस्तखत करो, कोई हम आपसे चोरी या कोई डाके के कागज पर थोड़ी दस्तखत करवा रहे हैं, ये कह के आपने अंधे बना के उनको दस्तखत करा लिए और जब कोई विवाद आया और वो जब कोर्ट में जब खड़े होंगे तो फिर वही वो यही कहेंगे कि सर हमने जब दस्तखत करे थे तब हमें इसमें पता नहीं क्या लिखा था। तो फिर ऐसी स्थिति में सर आपका मामला बड़ा कमजोर हो जाएगा। इसलिए आप ये जागरूकता जरूर रखें। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं सर, उन्हीं को कलेक्ट किया है मैंने इन ड्राफ्टिंग के अंदर आपके लिए। अगला पेरा आएगा, यह कि मृतक का नाम ने मेरे और एक अन्य गवाह जो भी हो की उपस्थिति में अपनी वसीयत पर हस्ताक्षर आबलिक अंगूठा निशानी बनाई थी। तीसरा पेरा आएगा सर इसका जो है कि गवाह का जो वसीयत के आवेदन के नामांतरण के समर्थन में लग रहा है, ये ध्यान रखिएगा आप। यह कि वसीयत लिखते समय वसीयतकर्ता पूर्णतः स्वस्थ चित्त साउंड माइंड में थे और उन्होंने बिना किसी बाहरी दबाव या लालच के वसीयत बनाई थी। चौथा पैरा आएगा, यह कि वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर आबलिक निशानी के बाद मैंने और दूसरे गवाह ने भी उनकी उपस्थिति में गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए थे। पांचवा आएगा सर स्टेटमेंट में, पांचवा जो उसका गवाह का बयान है, यह कि मेरे समक्ष पेश की गई वसीयत की मूल प्रति वही है जिस पर मैंने गवाही दी थी। और अंत में दिनांक, स्थान और गवाह के हस्ताक्षर। ये एक आइडियल प्रारूप है। जब आप कोर्ट को जब आप गवाह को जब तहसीलदार महोदय के समक्ष आप खड़ा करें तो इन बातों का उसमें जरूर ध्यान रखें सर। आप गवाह कराने में लिखित में आप दे दें, नोटरी वकील साहब से नोटरी करा लें। उसके बाद यदि वहां पर तहसीलदार साहब कहते हैं कि हम रिटर्न में भी लेंगे, आप बोल के बताएं, तो आप इन बातों का जरूर ध्यान रखें। वहां पर विशेष सुझाव इसमें मैंने लिखा हुआ है टिप में कि यह जरूर बताएं कि यदि वसीयत पंजीकृत रजिस्टर्ड है तो कानूनी प्रक्रिया बहुत सरल हो जाती है। यदि वसीयत अपंजीकृत है तो गवाहों के बयान और उनका शपथ पत्र नामांतरण के लिए अनिवार्य हो जाता है। ये आप जरूर ध्यान रखिए। अब ये शपथ पत्र की कानूनी ड्राफ्ट क्या होगी सर, हम इस पे देख लेते हैं। हमने नामांतरण का आवेदन देख लिया वसीयत के आधार पर, उसके साथ लगने वाले गवाह के बयान हमने देख लिए। अब जो है कि इनकी ड्राफ्ट जो बेनिफिशियरी है, जो वसीयत गृहीता है, उसका भी सर शपथ पत्र लगाना होगा। हमने गवाह के तो बयान देख लिए, अब शपथ गृहीता बेनिफिशियरी को क्या बयान देना होगा ये भी हम समझ लेते हैं। यह शपथ पत्र उस व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जिसके नाम पर वसीयत की गई है, जो उससे मालिक बनने वाला है, लाभ लेने वाला है। ऊपर लिखें आप श्रीमान समक्ष तहसीलदार महोदय, तहसील जो भी आपका जिला ऊपर लिख दें। इधर प्रकरण क्रमांक भी लिख दें, क्योंकि प्रकरण क्रमांक जगह छोड़ दें आप, अगर प्रकरण क्रमांक मिल चुका है तो आप वो भी लिख दें। शपथ पत्र बीच में नंबर 1 ऊपर आएगा। पूरा नाम पिता उम्र, जाति, निवासी जो भी आधार कार्ड के हिसाब से सही सही लिखें सर आप।
मैं शपथ पूर्वक निम्नलिखित सत्य कथन करता हूं। नंबर एक, ये बेनिफिशियरी का बयान है सर, जो तहसीलदार महोदय के समक्ष दिया जाएगा, आप ध्यान रखिएगा इसको। यह कि मैं उपरोक्त पते का स्थायी निवासी हूं और मेरा आधार कार्ड नंबर ये है। दूसरा आएगा यह कि मेरे जो भी रिश्ता पिता माता का स्वयं मृतक का नाम आप लिख दें, स्वर्गवास दिनांक को हो गया। तीसरा पेड़ आएगा यह कि मृतक ने अपनी स्वेच्छा से दिनांक को मेरे पक्ष में एक वसीयत निष्पादित की थी, जिसके आधार पर मैं संबंधित भूमि खसरा नंबर रकबे का लाभार्थी हूं। यदि वो शहर का मकान है तो आप उसका उल्लेख कर दें, खेती की जमीन है तो आप यहाँ उसका उल्लेख कर दें, आपका गोडाउन है, आपका फार्म हाउस है, आपकी बहुमंजिला बिल्डिंग है, बाजार की दुकान है, जो भी हो आप उसका उल्लेख कर दें सर। चौथा आएगा इसमें यह कि उक्त वसीयत मृतक की अंतिम वसीयत है, यह कि उक्त वसीयत मृतक की अंतिम वसीयत है और इसके बाद इन्होंने कोई अन्य वसीयत या दस्तावेज निष्पादित नहीं किया है। ये जरूर लिखें, जरूर लिखें, जरूर लिखें। क्यों? क्योंकि वसीयत बड़ा नाजुक मामला होता है सर। यदि एक वसीयत लिखी गई और वसीयतकर्ता ने बाद में दूसरी वसीयत लिख दी और उसमें उल्लेख कर दिया कि पहली जो वसीयत थी वो शून्य मानी जाए, तो पहली वसीयत शून्य हो जाएगी सर। इसलिए आप इस बात का खास ध्यान रखें, उसमें लाइन आप जरूर लिखें, क्योंकि वसीयत एक बड़ा महत्वपूर्ण दस्तावेज है। लिखा है जो कागज पर, ये आखिरी फरमान है, इस वसीयत के शब्दों में जिंदगी का अरमान है। जी हाँ सर, वसीयत के जितने भी वीडियो बनाए मैंने ये लाइन जरूर कही है, क्योंकि वसीयतकर्ता के लिए ये सावधानियां रखना बहुत जरूरी है। वसीयतकर्ता चाहता है कि उसके मरने के बाद उसकी संपत्ति उसके वारिसों में बिना किसी लड़ाई झगड़े के आसानी से मिल जाए। तो ये चीजें उसको ध्यान रखना होंगी जीवित अवस्था में। क्यों? क्योंकि उसकी मृत्यु के बाद ही वसीयत लागू होती है। जब उसके उत्तराधिकारी इसको लेकर सरकारी दफ्तर में जाएंगे और वहां पर कोई विवाद हो गया, तो वसीयतकर्ता तो मरकर इस पृथ्वी से जा चुका है, फिर आप दोबारा इस पृथ्वी पर आकर उस समस्या को हल नहीं कर सकते। आपके सामने समय अभी है जीवित रहते ही कि आप इन सभी कानूनी बातों का ध्यान रखें, जो मैं आपको वीडियो के अंदर दे रहा हूँ, इस ई बुक पीडीएफ के अंदर दे रहा हूँ। और इसके अलावा भी अगर कोई और आपके केस की कंडीशन और परिस्थिति के हिसाब से जरूरी है, आपके वकील साहब से सलाह मशवरा करने के बाद उनको भी आप समाहित कर लें, लेकिन इनको तो सर खासतौर से ध्यान रखें ही। अब हम आते हैं पांचवें पेरा पे। यह कि उक्त संपत्ति पर मेरा शांतिपूर्ण कब्जा है और संपत्ति के अन्य वारिसों के इस नामांतरण से कोई वेद आपत्ति नहीं है। ये जरूर लिखें आप सर। छठा आएगा यह कि भविष्य में मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो मेरा नामांतरण निरस्त किया जा सकता है और मैं कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी रहूंगा। और नीचे शपथ गृहीता के हस्ताक्षर। ये बेनिफिशियरी का बयान है सर, जो वसीयत गृहीता है, जो लाभार्थी है, उसका बयान है, आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है वसीयत के निष्पादन के संबंध में हलफनामा। यह हलफनामा अक्सर गवाहों द्वारा या मुख्य लाभार्थी द्वारा यह साबित करने के लिए दिया जाता है कि वसीयत लिखते समय कानूनी नियमों का पालन किया गया था। इसके संबंध में हलफनामे में क्या लिखा जाएगा? ऊपर वही सर, पूरा नाम, पिता, उम्र, जाति, निवासी। नंबर एक, मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि दिनांक, जगह छोड़ दी गई है। निष्पादित वसीयत, वसीयतकर्ता कोष्टक में मृतक का नाम जो भी हो आप लिख दें, द्वारा पूर्ण मानसिक स्वस्थ साउंड माइंड की स्थिति में लिखी गई थी। ये हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि वसीयत को डाउट से दूर किया जा सके। दूसरा आएगा यह कि वसीयत निष्पादन के समय वसीयतकर्ता किसी भी प्रकार के नशे, दबाव या अनुचित प्रभाव में नहीं थे। तीसरा आएगा यह कि वसीयत पर वसीयतकर्ता ने मेरे और अन्य गवाहों के सामने हस्ताक्षर आबलिक अंगूठा निशानी बनाए थे। चौथा आएगा यह कि वसीयतकर्ता ने स्वयं अपनी इच्छा से बताया था कि वो अपनी संपत्ति लाभार्थी को देना चाहते हैं। पांचवा आएगा कि यह हलफनामा वसीयत के निष्पादन की सत्यता को प्रमाणित करने हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। ऊपर वाले शपथ पत्र में भी आप चाहें तो इन लाइन को ऐड करके एक ही बना सकते हैं, या आप चाहें तो अलग भी दे सकते हैं। इसके बाद आएगा सर दिनांक और शपथकर्ता के हस्ताक्षर। और महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी है जो मैं आपको बता दूं कि नोटरी जो वकील साहब हैं, इन शपथ पत्रों को कम से कम 10, 50 या 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर राज्य के नियमानुसार टाइप करवाकर नोटरी पब्लिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट से सत्यापित करवाना अनिवार्य है। जैसे मध्य प्रदेश में वर्तमान में अब 200 रुपए कर दिया गया, पहले 50 रुपए था। अब जो है कि स्टाम्प एक्ट में संशोधन हो गया, अब 200 रुपए के स्टाम्प पर ही एफिडेविट बनाए जाते हैं। हर स्टेट में, ऑल इंडिया में अलग अलग हो सकता है, तो आप पूरे ऑल इंडिया में आपकी स्टेट के हिसाब से इसको देख और समझ सकते हैं। दूसरा, सत्यता। शपथ पत्र में गलत जानकारी देना भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत दंडनीय अपराध है। इस अध्याय का निष्कर्ष है जो मैंने आखिरी में लिखा है। मैं शपथ पत्र आपके आवेदन को एक विधिक आधार देते हैं। जब तहसीलदार के सामने आवेदन के साथ ये हलफनामे होते हैं तो प्रक्रिया में पारदर्शिता आती है और नामांतरण आदेश की संभावना बढ़ जाती है। तो ये पूरी ई बुक है सर, जो मैंने आपको महत्वपूर्ण अध्यायों में से इसकी जानकारी दी है। ये आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, इसका समापन है और ये पूरी ई बुक पीडीएफ है जो मैंने आपको बताया है। तो आज के वीडियो में सर मैंने
मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है। जो हमारे वीडियो का टाइटल है, वसीयत और नामांतरण पूर्ण मार्गदर्शिका, सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले, ड्राफ्ट और कानूनी प्रक्रिया, जो सब कुछ इस ई बुक पीडीएफ के अंदर दिया गया है। इस ई बुक पीडीएफ में से मैंने आपको मुख्य सार बताया है जो अक्सर उपयोग में आता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि यदि इसके हर चैप्टर को मैंने समझाया और डिटेल व्याख्या की तो तकरीबन 5 घंटे या उससे भी ज्यादा का वीडियो सर बन सकता है। इसलिए मैं इसके जो अलग अलग जो अध्याय हैं, उन अलग अलग अध्यायों पे मैं स्पेशल वीडियो अलग बनाऊंगा। मैं आपको बता दूं, जो व्यूवर्स मेरे वीडियो भी देख रहे हैं और मेरी ई बुक पीडीएफ खरीदते भी हैं, मैं तब बनाऊंगा तब उस एक अध्याय को स्पेशल तौर पे अलग विस्तृत व्याख्या के साथ में उल्लेख करते हुए सर बनाऊंगा। जो जानकारी आपको मिलेगी वो स्पेसिफिक मिलेगी, एक फोकस के साथ मिलेगी। जैसे कि हम लहसन पे चर्चा करते हैं तो लहसन की पूरी एक जो कली रहती है हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, तो ये सारी लहसन पूरा एक है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब उसकी हम एक एक कलियां अलग निकाल लें, तो हम एक कली को निकालेंगे तो उस पर चर्चा अलग होगी और पूरे लहसन पे चर्चा होगी जिसमें सारी कलियां शामिल है वो अलग होगी। मैं एक समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि उस एक कली पे हम चर्चा करेंगे तो वो फोकस सूक्ष्मता के साथ आएगा, फिर बड़ी बारीकी के साथ आएगा। तो उस पर भी मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन सब कुछ डिटेल के साथ मैंने इसमें दे दिया है, जो एक पूर्ण मार्गदर्शिका आपके सामने मौजूद है। और अवैध रजिस्ट्री कैसे खारिज करवाएं, इस पे जस्ट मैंने अभी वीडियो बनाया जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। करोड़ों की रजिस्ट्री की कोर्ट फीस कैसे बचाएं, इस पे भी स्पेशल वीडियो बनाया जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। आदेश 7 नियम 11 की आपत्ति का जवाब कैसे दें, जैसे ही दावा पेश होता है तो प्रतिवादी पहले तुरंत हमला करता है कि साहब इन्होंने तो कोर्ट फीस कम पेश की है, मूल्यांकन कम किया है, विधि द्वारा वर्जित है और जो है कि लिमिटेशन के बाद पेश किया गया है। 2500 आधार लेकर आता है और उनका दावा खारिज किया जाए। तो वो कैसे हम उसका बचाव करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंटों के साथ मैंने स्पेशल वीडियो बनाया जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। और इन सब वीडियो की ई बुक पीडीएफ भी बनाकर उन्हीं वीडियो के नीचे मेरे द्वारा लिंक दे दी गई है। तो इसके अलावा भी सर जो मैंने वीडियो बनाया, वसीयत पर तकरीबन 70-80 वीडियो में बना चुका हूँ, नोटरी पर भी 70-80 वीडियो में बना चुका हूँ, और विभिन्न टॉपिकों पर भी लगभग कई वीडियो मेरे द्वारा बनाए गए हैं। मेरा मकसद यही रहता है कि जब मैं किसी टॉपिक को मेरे हाथ में लूं और उसके ऊपर आपके लिए वीडियो बनाऊं तो उसको उस जमीनी सतह पर ले जाकर मैं आपको समझा पाऊं, ताकि उसका उपयोग आप आपके जीवन में कर सकें। क्योंकि अगर कानून किताब में लिखा हुआ है तो वो हमारे किसी काम का नहीं है। अब जैसे कि सर आप देख रहे हैं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है, अब ये सिविल प्रक्रिया संहिता लिखी हुई है, अब इसमें वो आदेश वो धाराएं आप किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं आपको नहीं जानकारी है। सर अगर ये किताब आपके हाथ में दे दी जाए तो आप इसका क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। वकील साहब जरूर जानते हैं, लेकिन सभी वकील साहब भी नहीं जानते हैं। जो स्पेशल मेहनत करते हैं, जो पढ़ते हैं, वही इस बात को जानते हैं, वरना अगर उन्होंने नहीं पढ़ा है तो उनको भी इस बात की जानकारी नहीं होगी। तो अब मामला ये निकल कर आता है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, देवा की अदालत। आपने सनी देओल का डायलॉग सुना होगा। एक व्यूअर्स ने मुझसे सवाल भी किया था, वो दिल्ली के रहने वाले थे, किसी फ्लैट में रह रहे थे, उनके सामने कोई समस्या थी, उन्होंने सवाल किया था कि सर तारीख पे तारीख लग रही है। तो मैंने इसी टॉपिक पर एक वीडियो बनाया है कि तारीख पे तारीख से कैसे छुटकारा पाएं, दीवानी दावों का शीघ्र निराकरण कैसे करें। तो अब जो बुक में, इस बुक में इतने आदेश और इतनी धाराएं दी गई हैं, तो उसमें से वो चीजें छांट कर लाया हूं आपके लिए, जो आपके स्पेशली इसी फोकस्ड, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस ई बुक पीडीएफ के अंदर, वीडियो के अंदर मेरे द्वारा बताई गई है। जैसे कि धारा 35 के तहत जुर्माना करने का प्रावधान है, आदेश 7 नियम 11 के आवेदन की आप अर्जी का जवाब कैसे देंगे, धारा 151 सीपीसी है, और आदेश 17 स्थगन जो अधिकतम 3 बार दिया जाता है, इससे ज्यादा नहीं दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट के साथ पूरी व्याख्या मैंने उसके अंदर की है। इसी प्रकार से और भी महत्वपूर्ण, जैसे कि रिटर्न स्टेटमेंट दिया जाता है, 30 दिन और 90 दिन का समय रहता है, आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा, खुद एक्टिव होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यदि सर आप एक्टिव नहीं है, आप सक्रिय नहीं है, तो फिर आप आपके केस का शीघ्र निराकरण नहीं करवा सकते। सालों साल लग जाते हैं सर, उम्रें बीत जाती हैं, एक पीढ़ी चली जाती है, दूसरी पीढ़ी केस लड़ती रहती है। आपको खुद एक्टिव और जागरूक रहना होगा, आपके वकील साहब को भी एक्टिव जागरूक रहना होगा, तब कहीं जाके उन सालों की समय अवधि को कुछ 1 या 2 साल में आप उसको कम करने की कोशिश कर सकते हैं। दावा नहीं है सर। इस पे स्पेशल वीडियो बनाया है जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। इसकी स्पेशल ई बुक भी मेरे द्वारा लिखी गई है जो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। उसमें मैंने वो सभी कानूनी आधार बताए हैं जिसके आधार पर आप आपके केस के विलंब को कम करके सालों की बजाय चंद साल में, 1 2 3 साल में आप उसका निराकरण करवा सकते हैं। लेकिन आपको
लड़ना पड़ेगा, आपको एक्टिव होना पड़ेगा और जगह जगह कोर्ट में जज साहब के समक्ष अपनी आपत्तियों को रखना होगा। यदि आप आपत्ति नहीं रखेंगे तो सर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और देवा की अदालत। सनी देओल साहब का डायलॉग आप सुन लें। और शाहरुख खान दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली वैसे ही दिल वालों की है। वहां से ये सवाल पूछा गया था, मैंने उसका जवाब भी दिया, उस पर ई बुक पीडीएफ भी बनाई। क्योंकि हमारे वीडियो के टाइटल से संबंधित था सर, इसलिए मैंने तुरंत ई बुक बना दी। इसकी सामग्री मेरे पास उपलब्ध थी, हालांकि लैंडमार्क जजमेंट मैंने सर्च करना पड़े मुझको, तो तुरंत बना दिया। हालांकि बहुत से मुस्लिम विधि के भी सवालात हैं और अन्य भी सवालात हैं, लेकिन सर एकदम से जवाब देना संभव नहीं हो पाता है। पहले मुझे भी तैयारी करना पड़ती है, पहले मुझे भी देखना पड़ता है, उसके बाद ही मैं आप लोगों को जवाब दे पाता हूँ। खासतौर से मुस्लिम विधि के हिबानामे को लेकर, और जैसे कि दादा के जीवित रहते उनके बेटे की मृत्यु होगी तो क्या पोते को हिस्सा मिलेगा, इस पे ही काफी सवाल है। मैंने मुफ्ती साहब से भी, आलिम साहब से भी चर्चा की, कानून का भी अध्ययन किया और अन्य चीजों का भी, लेकिन ये ऐसे सेंसिटिव टॉपिक है सर, इसमें कुरान की आयतों को कोट किया जाता है। यदि मैं कुछ गलत मुझसे गलती हो जाए तो फिर लेने के देने पड़ जाए, इसलिए मैं अभी इस पे रुका हुआ हूँ सर। जब मैं पूर्णता जो है कि डाउट से मुक्त हो जाऊंगा, मुकाम पर पहुंच जाऊंगा कि हाँ अब आपको सवाल का जवाब देना उचित है, तब मैं दूंगा। वैसे आप तो जानते हैं सामान्य रूप से कि यदि पिता की मृत्यु पहला हो जाती है तो पोते का हक नहीं बनता है, आप जानते हैं बात, सभी लोग इस बात को जानते हैं। लेकिन कुरान पाक में ऐसा डायरेक्टली कहीं नहीं आया है। मैंने मुफ्ती साहब से भी, आलिम साहब से भी चर्चा की थी, मैंने खुद ने भी अध्ययन किया था, तो कुरान पाक के अंदर ऐसा स्पेसिफिक नहीं आया है कि यदि पिता मर गया और दादा जीवित है तो पोते को हिस्सा नहीं दिया जाएगा, लेकिन उसका एक अर्थ निकाला गया है। अब हालांकि बहुत से जो मुस्लिम देश हैं उसमें इन नियमों को अलग मतलब इस कुरान की आयत से कोट करके और इन नियमों को खत्म कर दिया गया। वहां पर ये कर दिया गया है कि जैसे कि कुरान शरीफ के अंदर बताया गया है कि 1/3 हिस्सा कर देना चाहिए, मतलब वसीयत लिखे बगैर व्यक्ति को जब तक मृत्यु का समय या उसको जब भी कुछ आशंका हो तो मरने से पहले पहले वसीयत जरूर लिख देना चाहिए। तो वहां की गवर्नमेंट ही ये मानती है कि ये जो मृतक है भले ही वसीयत नहीं लिख के गया है, तब भी वो मानती है कि 1/3 हिस्सा ये उसके जो पोते हैं उनको दिया जाएगा इस स्थिति में। तो ये कई मुस्लिम राष्ट्रों में कर दिया गया है, जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क है, पाकिस्तान है, तुर्क है, मिस्र है, सूडान है, बहुत से तकरीबन 10-15 देश है मुस्लिम राष्ट्र जहां पर इस कानून को लागू कर दिया गया है कि यदि पोता है, पोता जो है वो अपने दादा की संपत्ति में हिस्सा किस प्रकार से ले पाएगा, क्योंकि उसको हम तो चैलेंज नहीं कर सकते सर। कुरान पाक में जो बताया गया है वो नजदीकी के आधार पर बताया गया है कि कौन सा पुत्र नजदीक है, तो पोता दूर हो जाता है, बेटा नजदीक होता है तो सारी संपत्ति उसको मिलती है। लेकिन यहाँ पर भी हिबानामा रखा गया है और वसीयत का भी आधार रखा गया है कि दादा मरने से पहला हिबा भी कर सकता है और वसीयत भी कर सकता है। और यदि ऐसी स्थिति बनती है तो फिर चाचा के पास में भी अधिकार रहता है कि जब उसको सारी संपत्ति मिल गई है तो वो हिबानामा भी कर दे और वसीयत भी लिख दे। अब यहाँ पर क्या होता है सर कि कई बार वो चाचा ये कहते हैं कि वो तो हमारी हो गई, तो सर यतीम का माल खाना अपने पेट में आग भरने के बराबर है, ये हदीसों में बताया गया है मोहम्मद साहब की उसमें। तो अब यतीम का माल आप खाएंगे, अब चूंकि आप भी जानते हैं कि उनके पिता आपके सगे भाई हैं, अब आपको संरक्षक बनाया गया है, उस जायदाद का हिस्सा कहीं ना कहीं दिया गया है कुरान पाक के जरिए मुस्लिम विधि के तहत। एक सुप्रीम पावर आपको दी गई है, तो एक सुप्रीम न्याय का आपके हाथ में वो दिया गया है, करने का, फैसला करने का एक अधिकार दिया गया है। अब आप इसको किस तरीके से करते हैं, आप किस प्रकार से नहीं करते हैं, ये तो जीने के बाद और मरने के बाद वो ऊपर वाला अल्लाह जानता है, और आप जानते हैं कि आप किस प्रकार से कार्य करेंगे। यदि आप इस प्रकार से अड़े रहते हैं नहीं ये तो मेरा हो गया, अब तो अब चूंकि इस इंसाफ से लेकर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई हदीसें भी मौजूद है, तो इन सभी टॉपिकों पर मैं फिर कभी सर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। मेरी तैयारी चालू है, उसकी ई बुक भी मेरे द्वारा लिख ली गई है, और वर्तमान में बंटवारे को लेकर ये हमारा मामला चल रहा है। तो बंटवारे को लेकर जो मामला चल रहा है तो इसी से रिलेटेड मैं वीडियो बना रहा हूँ, और ये टॉपिक वसीयत और नामांतरण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे तो उसके ऊपर मैंने बना दिया। तो उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, ये जो ई बुक पीडीएफ के अंदर से मैंने आपको जानकारी दी है, इसकी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। मात्र 299 रुपए, 299 रुपीज इसकी कीमत मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको खरीद सकते हैं। खरीदने की प्रक्रिया क्या होगी कि जब आप वीडियो के नीचे आप देखेंगे तो ई बुक डाउनलोड लिखा दिखाई देगा, उसके नीचे ई बुक प्रॉब्लम सॉल्यूशन स्टोर की लिंक भी दिखाई देगी। वहां पर मेरी 300 से ऊपर ई बुक अपलोड की जा चुकी हैं, आप वहां पर भी जाकर देख सकते हैं कि इसके अलावा भी यदि आपको आवश्यकता महसूस होता है आप वो भी खरीद सकते हैं। और जब आप इस ई बुक डाउनलोड के आगे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरे ई बुक का नाम
ओपन हो जाएगा और आपके सामने भुगतान का ऑप्शन आएगा। वहां पर आपको आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लिखना है। ईमेल आईडी सही लिखें सर आप, अगर आप गलत लिखेंगे तो आपको ई बुक प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि ये ई बुक आपकी ईमेल आईडी पर ही आएगी। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि सर हमें ईमेल आईडी ई बुक पीडीएफ कैसे प्राप्त होगा, तो ये आपकी ईमेल आईडी पर आएगा सर। जब आप तुरंत ईमेल आईडी खोलकर चेक करें तो आपको वहां पर डाउनलोड लिखा दिखाई देगा। जब आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर डाउनलोड हो जाएगी, आपके कंप्यूटर पर, स्मार्टफोन पर या मोबाइल पर आप वहां इसको पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के बाद आपके जो प्रकरण में किस प्रकार से उपयोग करना है उस प्रकार से आप आपके वकील साहब से सलाह मशवरा करके इसका उपयोग कर सकते हैं। मैंने ई बुक पीडीएफ के अंदर से सर जानकारी आपको इसलिए दी है क्योंकि खरीदने से पहले आप इसको देख लें, सुन लें और समझ लें कि ये आपके लिए उपयोगी है या नहीं। यदि आपको लगता है कि आपके लिए उपयोगी है तभी आप इसको खरीदें, और यदि आपको लगता है कि आपके लिए उपयोगी नहीं है तो सामान्य सी बात है सर, इसको आप ना खरीदें। क्यों? क्योंकि यदि उपयोगी है या नहीं इसलिए मैंने आपको पूरी जानकारी दी। जब आप मेरी वेबसाइट पर खरीदने जाएंगे तो वहां इतनी अंदर की डिटेल जानकारी आपको नहीं मिलेगी, वहां पे सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा। और जब आप 299 रुपए का भुगतान कर देंगे तो संपूर्ण ई बुक आपके मोबाइल पे जब डाउनलोड होगी तभी आप पढ़ पाएंगे। उससे पहले ही मैंने आपको मेरे ई बुक मेरे इस वीडियो में उसके अंदर से जानकारी आपको दे दी है, तो आपको पता लग सके कि आखिर इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।